हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज सैनंगले की ऑनलाइन क्लासेज में। आज की जो क्लास है हमारी, जो पिछली क्लास हुई थी उसमें हमने एक नया चैप्टर शुरू किया था, सरल परिपथ या किरचॉफ का नियम। उसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया था, सेल क्या होते हैं ये पढ़ लिया था, सेल का विद्युत भाग बल क्या होता है ये पढ़ लिया था, सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है ये पढ़ लिया था, सेल के टर्मिनल विभवांतर पढ़ लिया था, विद्युत भाग बल टर्मिनल विभवांतर आंतरिक प्रतिरोध में संबंध निकाले। ठीक है, आज जो पढ़ेंगे हम, जो जैसा चैप्टर का नाम था किरचॉफ का नियम, तो पहले आज हम पढ़ेंगे किरचॉफ के नियम। ठीक है, तो किरचॉफ ने अपने दो नियम दिए हैं। एक नियम हमने पहले भी पिछले साल ही पढ़ा है फर्स्ट ईयर में किरचॉफ का, पर वो किरचॉफ का विकर्ण संबंधी नियम था। यहाँ पर जो किरचॉफ का नियम है वो वैद्युत परिपथ संबंधी है। ठीक है, तो हम वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के आज दो नियम पढ़ेंगे। किरचॉफ ने दो नियम दिए हैं। तो पहला नियम क्या है अभी किरचॉफ का? पहला नियम है पृथक नियम। पृथक नियम को हम क्या कहते हैं? संधि का नियम भी कहते हैं। संधि का नियम। ठीक है, तो किरचॉफ का जो पहला नियम है वो संधि का नियम भी कहलाता है। ये होता क्या है कि किसी भी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर, किसी भी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ये किरचॉफ का पहला नियम है और इसे संधि का नियम भी कहते हैं। क्या सूत्र, क्या नियम है ये कि किसी भी वैद्युत परिपथ में या किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। और इस नियम को लगाते कैसे हैं? इस नियम को लगाते समय संधि की ओर आने वाली धाराओं को धनात्मक चिन्ह के साथ और संधि से दूर जाने वाली धाराओं को ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिया जाता है। देखिए कैसे लगाते हैं। ये कोई वैद्युत परिपथ है, ये कोई वैद्युत परिपथ है, बहुत सारे तार आ रहे हैं, वैद्युत परिपथ कोई संधि है। तो इस पर ये धाराएं, ये धाराएं, ये धाराएं I1, I2 और I3, ये धाराएं तो आ रही हैं और यहाँ से जा भी रही है। I4 जा रही है, I5 जा रही है, I6 जा रही है और I7 जा रही है और यहाँ I8 जा रही है। ठीक है, ये कोई वैद्युत परिपथ बना दिया है हमने। वैद्युत परिपथ की कोई संधि दिखाई है कि चारों तरफ से बहुत सारे तार आ रहे हैं, कुछ तारों में धारा जा रही है, कुछ तारों में धारा आ रही है। तो हमने आने वाली धाराएं कौन सी दिखाई हैं? I1, I2 और I3 धाराएं आने वाली है और जाने वाली यहाँ से कौन कौन सी संधि से दूर जा रही हैं? I4, I5, I6, I7 और I8। ठीक है, तो हमने जो पहला नियम दिया है वो क्या दिया है कि किसी भी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, अर्थात सिग्मा I इक्वल होता है कितना? ये संधि का नियम है, यानी किरचॉफ का पहला नियम है सिग्मा I बराबर 0। अब हम इसे प्रूव कैसे करते हैं? लगाने का नियम जो मैंने बताया है कि किसी भी वैद्युत परिपथ में हम क्या लेते हैं, यानी कि कोई संधि दिखाई है, किसी वैद्युत परिपथ की कोई संधि, इसमें तीन धाराएं आ रही हैं और बाकी धाराएं जा रही हैं। नियम बताया मैंने कि किसी भी संधि की ओर आने वाली धाराओं को हम धनात्मक चिन्ह के साथ लेते हैं और संधि से दूर जाने वाली धाराओं को ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिया जाता है। तो संधि की ओर आने वाली धाराएं कौन कौन सी है? I1 प्लस I1, I2 और I3। तो कितना लिखेंगे? I1, I2 प्लस I3। आने वाली धाराओं को धनात्मक चिन्ह के साथ और जाने वाली धाराओं को ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिया जाता है। तो जाने वाली धाराएं कौन कौन सी हैं? I4 तो माइनस चिन्ह के साथ लेंगे, I5 माइनस चिन्ह के साथ लेंगे, I6 माइनस चिन्ह के साथ लेंगे इसे, I7 ये भी माइनस चिन्ह के साथ और I8 माइनस चिन्ह के साथ बराबर 0। ठीक है, यानी जो संधि की ओर आ रही थी धाराएं उन्हें हम धनात्मक चिन्ह के साथ लिया है, जो दूर जा रही है ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिया है। अब क्या लिख सकते हैं इसे? I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर, बाद में ले जाइए I4, I5, I6, I7 और I8। ऐसे हम किरचॉफ का पहला नियम लगाते हैं किसी भी वैद्युत परिपथ में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर आया है किसकी? I4, I5 प्लस I6
+I7 + IA, यानी संधि की ओर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग बराबर है किसके? संधि से दूर जाने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग। ऐसा भी बोल सकते हैं इसे हम कि किसी भी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि की ओर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग उस संधि से दूर जाने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। या जैसे हमने पहले बोला है कि किसी भी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समान धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। ठीक है, तो देखो जरा, ये हमारा पहला नियम हो गया है। अब इससे निष्कर्ष हमने निकाला कि आने वाली धाराएं बराबर होती हैं किसके? जाने वाली धारा के। और धारा किसे कहते हैं भाई? आवेश प्रवाह की दर को। आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? हम वैद्युत धारा कहते हैं। इसका मतलब आने वाली धाराएं बराबर है किसके? जाने वाली धारा के। या कह सकते हैं कि जितना आवेश आ रहा है उतना ही आवेश क्या है? जा भी रहा है। ठीक है, यानी आने वाला आवेश बराबर है किसके? जाने वाले आवेश के। तो इसका मतलब क्या है? जितना आवेश आया उतना चला गया, अर्थात आवेश का रहा संरक्षित रहा। तो ये नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है? आवेश संरक्षण पर आधारित है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किरचॉफ का पहला नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है? तो किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है? ये आवेश संरक्षण पर आधारित है। ठीक है, ये पहला नियम है। पहले नियम को संधि का नियम भी कहते हैं। और ये किस पर आधारित होता है? किसके संरक्षण पर आधारित होता है? ये होता है आवेश संरक्षण पर आधारित। ठीक है, ये पहला नियम था। चलिए दूसरा नियम हम देखते हैं। दूसरा नियम क्या है इसका? नियम कहते हैं, बंद पासों का नियम भी कहते हैं। दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम है भाई, किसी भी वैद्युत परिपथ के या किसी वैद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पास के, किसी वैद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं तथा उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस पास में लगने वाले विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अर्थात सिग्मा IR बराबर होता है किसके? सिग्मा ई के। क्या लैंग्वेज बोली हमने? कि किसी वैद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पास के, कोई वैद्युत परिपथ होगा उसमें क्या होंगे? बहुत सारे बंद पास होंगे। तो प्रत्येक बंद पास के, और प्रत्येक बंद पास में भी क्या होंगे? कई सारे खंड होंगे। ठीक है, तो किसी वैद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं और उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का आयान लिया है हमने। धारा और प्रतिरोध का गुणनफल लिया है, तो धारा और प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस पास में लगने वाले सिग्मा ही लिया है। ये क्या है? विद्युत वाहक बल। उस पास में लगने वाले विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। सही है। इसे लगाते कैसे हैं भाई? देखिए, मैं कोई वैद्युत परिपथ बनाता हूँ, कोई भी वैद्युत परिपथ बना लीजिए। ये मैंने बनाया, ये कोई सेल ले लिया और यहाँ पे प्रतिरोध जोड़ा हमने R1, ऐसे ये प्रतिरोध जोड़ दिया R2। अब यहाँ से कोई प्रतिरोध क्या नहीं हो सकता, R3, R4। ये कोई हमने परिपथ बना दिया भाई, A, B, C, D, E और F। ठीक है, इसमें हमने दो सेल जोड़ दिए E1 और E2, जिनके विद्युत भाग बल E1 E2 हैं। और तो धारा बहाते हैं भी हम। धारा बहती है हमेशा प्लस से माइनस की ओर। तो ये धारा इस सेल से कितनी धारा निकली है? I1। यहाँ से भी I1 आई और यहाँ से धारा कितनी आई? I2। यहाँ से I1 आई, यहाँ से I2 आई, इसमें कितनी जाएगी? I1 प्लस I2। यहाँ भी I1 प्लस I2 आई, यहाँ पे जाके फिर से दो भागों में बढ़ जाएगी। I1 ऊपर चली जाएगी और I2 पीछे आएगी। इसमें धारा कितनी जाएगी? I2। यानी यहाँ से I1 निकली, ऐसे घूमती हुई यहाँ से माइनस वाले चिन्ह में प्रवेश कर जाएगी।
ऐसे यहाँ से धारा कितनी निकल जाए, I2 यहाँ से होती हुई माइनस में आके प्रवेश कर जाएगी। तो ये हमने कोई भी वैद्युत परिपथ बना लिया, ठीक है। तो हमने अपनी थ्योरी में क्या लिखा है कि किसी भी वैद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पास के, देखिए ये कोई वैद्युत परिपथ है और इसमें दो बंद पास बन रहे हैं, एक बंद पास ये है और एक बंद पास ये, ठीक है। किसी भी वैद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में, अब देखिए जरा, बंद पास बन रहा है हमारा कौन सा, बंद पास बनना है यहाँ से, देखिए A B C D E, ये पूरा बंद बन रहा है, ठीक है। तो बंद पास कितना, A B C D E, जहाँ से चलते हैं वहीं लौट के आना है हमें। ये से चलना शुरू किया है, ये पर ही आएंगे वापस लौट के, ठीक है। तो बंद पास A B C D और A, ठीक है। बंद पास बना, इसमें भी इसके विभिन्न पार्ट है, यानी चार भुजाएं हैं इसकी, एक भुजा AB है, एक भुजा BC है, एक भुजा CD है और एक भुजा क्या है, D है। तो हमने लिखा है किसी भी किसी वैद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंड, तो ये खंड है इसके, विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं और उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का, तो धारा और प्रतिरोध का हमें गुणनफल लेना है, सही है। अब ये लेने का तरीका क्या होता है, धारा और प्रतिरोध के गुणनफल, अगर हम धारा की दिशा में चलते हैं, ठीक है, धारा की दिशा में चलने पर धारा और प्रतिरोध का गुणनफल धनात्मक चिन्ह के साथ लिया जाता है और धारा की विपरीत दिशा में चलने पर धारा और प्रतिरोध का गुणनफल माइनस चिन्ह के साथ लिया जाता है, ठीक है। तो अभी देखिए जरा हमें कैसे चलना है, कि हमने बंद पास लिया है A B C D E, ये लिया है। अब चाहें तो ऐसे चल लीजिए, A से चलिए B पर पहुँचिए, फिर C पर पहुँचिए, फिर D पर पहुँचिए, वापस A पर आ जाइए, या पहले A से चलिए D पर आइए, C पर आइए, B पर आइए, फिर A पर आ जाइए, किधर से चलिए, ठीक है। तो मैं चलता हूँ A से चल रहा हूँ मैं B की ओर, तो A से B की ओर चलने पर देखते हैं भाई प्रतिरोध कितना है R1 और धारा कितनी है I1, तो धारा और प्रतिरोध का गुणनफल लेना है हमें, तो धारा I1 है, प्रतिरोध R1 है, तो कितना हो जाएगा I1 R1, ठीक है। अब चले कैसे भी, धारा आ रही है B से A की ओर और हम चल रहे हैं A से B की ओर, विपरीत दिशा में चल रहे हैं धारा की, तो जब धारा की विपरीत दिशा में चलते हैं तो कैसा चिन्ह लेते हैं, माइनस का चिन्ह लेते हैं, तो माइनस का कितना आया I1 R1, ठीक है। आगे चले हम आए B से C पर, B से C पर चलने पर धारा कितनी है I1 है और प्रतिरोध कितना है R3 है। यहाँ भी हम कैसे चल रहे हैं, विपरीत चल रहे हैं, तो कितना लेंगे माइनस का I1 R3, ठीक है। अब चलते हैं, आते हैं C से D की ओर, तो C से D की ओर चलने पर प्रतिरोध कितने R2 है और धारा कितनी है I1 प्लस I2 है, पर हम चल रहे हैं C से D की ओर और धारा बह रही है D से C की ओर, अर्थात हम धारा की विपरीत दिशा में चल रहे हैं, तो माइनस चिन्ह लगाएंगे और धारा कितनी है अभी I1 प्लस I2, ले लीजिए I1 प्लस I2, प्रतिरोध कितना है अभी R2 है, R2। आगे अब आते हैं D से A की ओर, तो D से A की ओर चलने पर धारा तो है पर प्रतिरोध कितना है, शून्य, छोड़ दीजिए। जहाँ से चले थे A पर आ गए हम, A से चले थे A पर ही वापस लौट के आ गए, ये एक पार्ट हुआ हमारा। हमने जो लिखा था कि धारा और प्रतिरोध के गुणनफलों का बीजगणितीय योग, तो हमने इस बंद पास ABCD में धारा और प्रतिरोध के गुणनफलों का बीजगणितीय योग ले लिया है। ये किसके बराबर होता है भाई, उस पास में लगने वाले विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर, अर्थात बराबर होगा इस पास में जितना विद्युत वाहक बल लग रहा है, इस पास में कितने विद्युत वाहक बल लग रहे हैं, एक लग रहा है, E1 वाला लग रहा है, ठीक है। तो इस E1 को देखना पड़ेगा। अब इस विद्युत वाहक बल को कैसे देखते हैं, विद्युत वाहक बल देखते हैं कि अगर हम सेल के अंदर धन सिरे से ऋण सिरे की ओर चल रहे हैं, ठीक है, अगर हम चले हैं धन सिरे से ऋण सिरे की ओर, तो विद्युत वाहक बल ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिया जाता है। अगर हम चले हैं सेल के अंदर ऋण सिरे से धन सिरे की ओर, तो विद्युत वाहक बल धनात्मक चिन्ह के साथ लिया जाता है। तो अभी हम कैसे चले थे, A से B की ओर चले थे, तो A से B की ओर चलने पर बैटरी पर पहुंचे, सेल पर पहुंचे, तो जब सेल पर पहुंचे तो हम देख रहे हैं कि प्लस से माइनस की ओर चले हैं, हम धन टर्मिनल से ऋणात्मक चिन्ह के साथ की ओर चले हैं, तो धन से ऋण की ओर चलने पर विद्युत वाहक बल माइनस चिन्ह के साथ लिया जाता है, अर्थात बराबर में कितना लिखा जाएगा, माइनस का E, सही है। लीजिए इस पास में इस
बंद पास एक में हमने किरचॉफ का सेकंड नियम लगा दिया है। इस तरीके से हम किरचॉफ का नियम सेकंड नियम लगाते हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस चैप्टर के जितने भी मैक्सिमम सवाल हम इसी नियम से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये आना बहुत ज़रूरी है और बहुत आसान हो जाते हैं इससे सवाल, ठीक है। अब हमें लगाना है किसमें भाई, बंद पास किसमें, बंद पास डी सी एफ ई डी, बंद पास डी सी एफ ई डी में लगाने हैं किरचॉफ का सेकंड। तो अब चाहे डी से सी की ओर चलिए या डी से ई की ओर चलिए, आना लोड किया हमें डी पर ही है। तो अभी हम पहले आप चलेंगे ऐसे, डी से सी की ओर जा रहे हैं। तो डी से सी की ओर चलने पर देखते हैं कौन सा प्रतिरोध मिला है। तो डी से सी की ओर चलने पर प्रतिरोध मिला है हमें R2 और धारा कितनी है इसमें, I1 प्लस I2। तो धारा और प्रतिरोध का गुणनफल लेना है। तो धारा कितनी है, I1 प्लस I2, लीजिए I1 प्लस I2 और प्रतिरोध कितना है भाई, R2 है, तो R2 लिख लीजिए। अब धारा की दिशा में चलें कि विपरीत दिशा में चलें, धारा जा रही है डी से सी की ओर और हम भी कैसे चले, डी से सी की ओर। तो धारा की दिशा में चलें हम, और जब धारा की दिशा में चलते हैं तो धारा और प्रतिरोध का गुणनफल कैसे लिया जाता है, धनात्मक चिन्ह के साथ। तो हमने धनात्मक चिन्ह लिया है। आगे चलते हैं, आते हैं सी से एफ की ओर। सी से एफ की ओर धारा तो बह रही है I2 पर सी से एफ के बीच में कोई प्रतिरोध नहीं लगा है, तो जीरो हो गया ये। अब आते हैं एफ से ई की ओर। तो एफ से ई की ओर चलने पर प्रतिरोध मिलता है हमें R4 और धारा कितनी है इसमें, I2। तो धारा और प्रतिरोध का गुणनफल लीजिए कितना, I2 × R4। धारा की दिशा में चल रहे हैं तो धनात्मक चिन्ह के साथ लिया जाएगा। अब आ जाते हैं हम ई से डी की ओर। ई से डी की ओर चलने पर धारा है पर प्रतिरोध नहीं है, शून्य हो जाएगा। तो डी से चले थे हम, डी पे नोट किया गया, पूरा चक्र हो गया ये। अब इसके ये किसके बराबर होगा, इस पास में लगने वाले विद्युत वाहक बल के। अब इस पास में डी सी एफ ई में कौन सा विद्युत वाहक बल लग रहा है, E2 लग रहा है। E2 पर आ गया। अब ये देखेंगे E2 पर चलने के बाद हम बैटरी के अंदर ऋण से धन की ओर चलें कि धन से ऋण की ओर चलें। तो हमने देखा यहाँ चल रहे हैं ऋण से धन की ओर, और मैंने पहले बताया है जब ऋण से धन की ओर चलते हैं तो विद्युत वाहक बल धनात्मक चिन्ह के साथ लिया जाता है, अर्थात कितना जाएगा ये हमने सेकंड बंद पास में किरचॉफ का नियम लगाना है, ठीक है। इस तरीके से हमें किरचॉफ का नियम लगाना है। नियम क्या था हमारा कि किसी वैद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं और उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस पास में लगने वाले विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, अर्थात सिग्मा ER बराबर होगा किसके, सिग्मा E के। और इस नियम को लगाते समय धारा की दिशा में चलने पर धारा और प्रतिरोध का गुणनफल धनात्मक चिन्ह के साथ दिया जाता है, और धारा की विपरीत दिशा में चलने पर धारा और प्रतिरोध का गुणनफल ऋणात्मक चिन्ह के साथ दिया जाता है। और विद्युत वाहक बल जब हम सेल के अंदर ऋण सिरे से धन सिरे की ओर चलते हैं तो विद्युत वाहक बल धनात्मक चिन्ह के साथ दिया जाता है, और जब धन से ऋण की ओर चलते हैं तो विद्युत वाहक बल ऋणात्मक चिन्ह के साथ दिया जाता है, ठीक है। तो ऐसे किरचॉफ के ये दो नियम हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, बोर्ड एग्जाम में भी आते हैं, न्यूमेरिकल तो है इनके ऊपर। किरचॉफ का पहला नियम मैंने बताया था किसके संरक्षण पर आधारित है, आवेश संरक्षण पर आधारित है। और जो किरचॉफ का द्वितीय नियम है ये ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है, ठीक है। पहले नियम को हम संधि का नियम भी कहते हैं और दूसरे नियम को हम किसका कहते हैं, बंद पासों का नियम कहते हैं, ठीक है। तो इन्हें अपनी नोटबुक में नोट करना है और इनका अभ्यास करना है, ठीक है। आज की वीडियो पे इतना ही।